तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी और जोरो का सामना उराशिमा से हो जाता है, जिसे लूफी बहुत आसानी से हरा देता है और तभी होल्डन भी इनके सामने आ जाता है और इसने ओतामा को अपने मुंह में दबा रखा होता है और इन सभी को धमकी देना शुरू कर देता है कि अगर इन लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये ओतामा को कच्चा चबा जाएगा। पर अपना लूफी डरने वालों में से नहीं है। लूफी अपने रेड हॉक अटैक का यूज करके सीधा इस होल्डन के पेट में मौजूद इस शेर पर हमला कर देता है और इसे ढेर कर देता है और ओतामा की जान बचा लेता है। और ओतामा जब लूफी को एस के रूप में देखती है तो रोने लगती है और इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और सभी लोग जब होल्डन को देखते हैं कि ये बंदा लूफी के एक सिंगल हमले से ही नॉकआउट हो चुका है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी पकड़ता है ओतामा को और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है और तभी होल्डन सीधा स्पीड के सामने जाकर गिर जाता है और स्पीड इसकी शक्ल को देखती है। तुम एक हेडलाइनर हो और किसी ने तुम्हें अपने एक सिंगल अटैक से ही हरा दिया, आखिर वो कौन है? और यहाँ पर ट्रेजर शिप को कोमोचियो तेजी से दौड़ा रहा होता है और सीधा ओकेबोरे टाउन की तरफ रवाना हो जाता है। और जब जोरो लूफी के उस हमले को देखता है, क्या पागल हो चुका है, आखिर इसे ये करने की क्या जरूरत थी? अब जोरो ओतामा को लूफी के हवाले छोड़कर यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर लूफी के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं इसे रोकने के लिए, पर लूफी सबको मसलते हुए आगे बढ़ता है और ओतामा ये देखकर दंग रह जाती है कि लूफी कितना ज्यादा ताकतवर है। ओतामा हमें जल्दी करना होगा वरना जोरो सब कुछ अकेला ही खा जाएगा वो बुक्खड़। हालांकि लूफी खुद बुक्खड़ है। तभी लूफी को अपने सामने एक घोड़ा नजर आता है। चलो ओतामा इसकी सवारी करते हैं, फिर तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लूफी एक जंप लगाता है और सीधा इस पर बैठ जाता है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, और जोर से स्पीड को पकड़ लेता है। दरअसल एक घोड़ा नहीं बल्कि स्पीड होती है। ओ भाई क्या ये कहाँ से पकड़ लिया इसने इसको? मैं तुम्हें घोड़ा नजर आती हूँ क्या? मैं घोड़ी हूँ बेवकूफ। और लूफी इसे देखकर हैरान हो जाता है कि आधी इंसान और आधी घोड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेकंड हेडलाइनर को घोड़ी बनाकर उन पे सवार होने की? तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी स्पीड भी लूफी पर अपनी कोहनी से हमला करती है। बेवकूफ लड़की, अभी के अभी मेरे ऊपर से हट जा। ओतामा अपने वो डम्बलिंग से बाहर निकालना। बड़े भैया पर मुझे मालूम नहीं कि इस पर काम करेगा या नहीं। जब तक ट्राई नहीं करोगी पता कैसे चलेगा? जिस पर इमीडिएटली अपने गालों से एक डम्पलिंग को बाहर निकालती है। इसे खाकर देखो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं नहीं खाने वाली। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? पर इस डम्पलिंग से इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि ये बिना कुछ कहे अगले ही पल इसे खा जाती है और ये दोनों इसे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। और तभी स्पीड अचानक से रोने लगती है। देखा भैया, मुझे लगा ही था ये काम नहीं करने वाला। पर तभी स्पीड फुल स्पीड से आगे बढ़ती है। मास्टर मुझे बताइए आपको कहाँ पर जाना है? अरे भाई साहब ये काम कर गया, क्या बात है ओतामा? पर भैया आखिर ये इस पर काम किसी करा? अरे क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी ये आधी घोड़ी बनी हुई है। अब सभी लोग इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और लूफी इस हॉर्स यानी कि स्पीड को हॉर्सलीना का नाम देता है और कहता है कि पूरी स्पीड से उसे ट्रेजर शिप का पीछा करो। मेरा नाम स्पीड है और मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझे हॉर्सलीना कहकर पुकार रहे हो। जैसे बड़े भैया कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो और आज से तुम्हारा नाम हॉर्सलीना है। जिस पर ये मान जाती है, जैसा आप कहीं मास्टर। और पूरी स्पीड के साथ ट्रेजर शिप का पीछा करने लगती है। और यहाँ पर काइडो के इसकी जैसे लग रहे थे और लूफी को पकड़ लेती है। यार कितनी क्यूट है यार बच्ची। इसके बाद हम बाकुरा टाउन के एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर इस वक्त हॉकिंस और लॉ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मैं आज तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। ओए तुझे पता भी है तो बोल के रहा है तो हमारी जान लेगा, तेरी हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी लॉ अपने हाथ को ऊपर करता है और जैसे ही हॉकिंस की नजर लॉ के हाथ पर जाती है तो इस टैटू को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। और जब लॉ अपनी एबिलिटी का यूज करता है और रूम बनाता है तो हॉकिंस को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ट्रैफलगर लॉ है। जाहिर सी बात है ये तो यहाँ पर आएगा ही, इन लोगों ने अलायंस जो बनाया था। और यहाँ पर लॉ अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि स्टॉहेड के पास जोरो है जिसे हमारे सारे प्लान के बारे में मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ वो दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं पर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये 3 हेडलाइनर्स में से एक होल्डन को नॉकआउट कर देंगे। नहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। स्टॉहेड के पास इतना दिमाग तो होगा ही कि वो एक हेडलाइनर से पंगा ले ले और यहाँ की सारी सिचुएशन को बिगाड़ दे। पर भाई अपना लूफी ऐसा ही है, इसने होल्डन को नॉकआउट कर दिया है और होल्डन के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर जैक को रिपोर्ट देते हैं। पर लॉ यहाँ पर पूरी तरह से श्योर था कि वो दोनों ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक स्टोन को लेता है और सीधा हॉकिंस की तरफ थ्रो करके शैम्बल्स बोल के अपनी जगह को स्विच कर देता है और सीधा अपनी स्वॉर्ड को इसकी छाती पर उतार देता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हॉकिंस की ये एबिलिटी है कि अपने ही सबऑर्डिनेट्स को एज अ शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। लॉ भी ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से हॉकिंस की तरफ आगे बढ़ाता है। पर ये हमला भी इसे पढ़ने के बावजूद भी इसके सबऑर्डिनेट्स को पड़ता है और समझ जाता है कि हॉकिंस की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन सब का कोई फायदा नहीं। और अपनी स्ट्रॉ स्वॉर्ड को बाहर निकालता है हॉकिंस और लॉ की तरफ हमला करता है। ट्रैफल कर लो, अपने इस स्टूपिड से मास्क को हटा दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लॉ अपनी स्वॉर्ड को चलाकर इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर इसकी जो स्ट्रॉ स्वॉर्ड थी ये फ्लेक्सिबल होती है तो अपना रुख मोड़कर वापस से इस पर हमला कर देती है और लॉ के मास्क को इसके चेहरे से उतार देती है और लॉ का फेस रिवील हो जाता है। पता नहीं एनिमेटी का कब होगा। इसके बाद हम हॉर्सलीना को देखते हैं जो कि तेजी से टाउन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और तभी ने सामने ट्रेजर शिप भी नजर आ जाती है और हॉर्सलीना को लेकर लूफी इसके ऊपर सवार हो जाता है और दोनों दोबारा से जोरो के साथ मिल जाते हैं और ओतामा जिंदगी में अपनी पहली बार इतना डिलीशियस और साफ खाना एक साथ देखती है। बड़े भैया मैंने कभी भी आज तक इतना ज्यादा खाना नहीं देखा। तभी लूफी एक बहुत बड़ा मीट का पीस लेता है और
उसे निकलने की कोशिश करता है पर इसका गला चोक करने लगता है। अरे भाई एक सेकंड, यहाँ पर तो सबसे जरूरी चीज है ही नहीं, पानी कहाँ है भाई? और लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करके पानी की तलाश में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम दोबारा से हॉकिंस को देखते हैं, ये लॉ को ही घूरते जा रहा था। मैं जानता था तुम्हारा सामना करना इतना आसान तो नहीं होने वाला हॉकिंस। और अगले ही पल इसके सभी सबॉर्डिनेट्स लॉ पर हमला कर देते हैं पर लॉ सेकंड्स में ही एक स्लैश अटैक से इन सभी को बीच में से काट देता है और उन्हें सीधा हॉकिंस की तरफ थ्रो कर देता है, जिनसे डॉज करने की हॉकिंस कोशिश करता है। पर तभी लॉ अपनी जगह को स्विच करता है और अपनी स्वॉर्ड सीधा इसके ऊपर चला देता है। पर हॉकिंस भी इसके स्वॉर्ड अटैक को काउंटर कर लेता है और हॉकिंस लॉ को दूर फेंक देता है। वाकई में तुम बहुत ज्यादा चालाक हो लॉ। तुमने पहले ही मेरे सभी लोगों को नॉकआउट कर दिया ताकि मैं इन्हें अपने लिए यूज ना कर पाऊँ। वैसे वानों में तुम्हारा स्वागत है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे एलाइज भी यहीं पर हैं। ये सुनकर लॉ परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बेवकूफ एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में मेरा सामना स्ट्रॉ हैट और उसके दोस्तों से हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए आए हो ताकि तुम मेरा मुंह बंद कर सको, है ना? तभी हॉकिंस का ट्रांसपॉन्डर स्नेल रिंग करता है और जैसे ही इसे उठाता है तो इसे एक सबॉर्डिनेट बताता है कि सर होल्डन सामा को नॉकआउट कर दिया गया है और हमने इस बात की खबर जैक सामा को ऑलरेडी दे दी है और जैक सामा बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। ये सुनकर लॉ का दिमाग खराब हो जाता है। आखिर किन बेवकूफों से मेरा पाला पड़ गया। इन बेवकूफों ने होल्डन को नॉकआउट कर दिया और अभी खबर जैक तक भी पहुंच चुकी है। तुमने अपने कानों से सुन ही लिया होगा लॉ, सभी को पता चल चुका है और अब तुम्हारे एलाइज पकड़े जाएंगे। और हाँ, रही बात काइडो की, तो वो भी स्ट्रॉ हैट को डिफीट करने यहाँ पर जरूर आएगा और उसे भी अच्छे से मालूम है कि तुम यहाँ पर क्या कांड करने आए हो। ये सुनकर लॉ अपने मन में कहता है कि इन दोनों नमूनों की वजह से हमारा इतना अच्छा प्लान नाकामयाब हो गया। और तभी जोरो उस ट्रेजर शिप के ऊपर सवार होकर तेजी से एंट्रेंस की तरफ ही आगे बढ़ता है। जो भी हमारे सामने है हट जाओ। जरा देखो तो कौन आया, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है जैसे इसकी नानी का घर हो। ये शिप रुकती नहीं है और ऑलमोस्ट लॉ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर हॉकिंस भी हैरान हो जाता है कि कोई बंदा इतना ज्यादा घटिया प्लान कैसे बना सकता है। हॉकिंस इतना ज्यादा शॉक्ड होता है कि इन्हें रोकने के लिए भी नहीं जाता है और लॉ जोरो से कहने लगता है, रोनो रोआ जोरो, एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? दिक्कत है क्या? पर यहाँ पर बेचारे लॉ का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम लोग अपना दिमाग घर पे रख के आए हो क्या? और तुमने अपने नाम का वांटेड पोस्टर छपवाया, पूरे वानों में उसे फैला दिया और जब तुम्हारा इससे भी मन ना भरा तो तुमने अब जैक को भी इनवाइट कर लिया। यहाँ पे पार्टी चल रही है साले। तुमने वादा किया था यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करोगे, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये एक लंबी कहानी है। ये सुनकर लॉ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहली बात तो तुम यहाँ कुरी में होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो फ्लावर कैपिटल में एक रोनिन बनकर घूमना चाहिए था, तो आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर भाई एक बार शक्ल देखना है जोरो की, लग रहा है ये इसकी बातें सुन रहा है। जोरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। सिग्मा अपना जोरो ओकीकू इन दोनों को देखती है। लगता है दोनों आपस में चटी बड़ी हैं। क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक है? चुप, यहाँ कुछ ठीक नहीं। मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है, समझाना। मैं असल में लूफी के साथ जाकर मिल गया और उसके बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ। ये सुनकर लॉ समझ जाता है कि इन सारी हरकतों के पीछे लूफी का ही हाथ है। ये साला कुत्ता पागल है, दूसरों को भी बिगाड़ देता है। और जैसे ही लॉ एक हेडलाइनर यानी कि स्पीड को यहाँ पर देखता है जिसे ओतामा बहुत प्यार से गाजर खिला रही होती है किसी पालतू जानवर की तरह, ये देखकर लॉ का दिमाग चकराने लगता है कि एक दुश्मन की हेडलाइनर हमारे साथ क्या कर रही है। मैं नहीं जानता, पर शायद लूफी इस बच्चे के साथ इसे भी उठा कर लेकर आ गया। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। लूफी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़े टब में पानी रखा हुआ था। ये बिल्कुल सही रहेगा ओतामा और उसके लोगों के लिए, ये शायद से इनफ होगा। और ऐसा बोलकर लूफी इस टब को उठाने लगता है पर यहाँ पर मौजूद काइडो के सोल्जर्स कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पानी पर नजर डालने की? हाँ, ये हमारे शोगुन के लिए एक ट्रिब्यूट है। पर लूफी कहाँ किसी की सुनने वाला था। इस पूरे टब को उठा लेता है और यहाँ से इसे लेकर 9 तो 11 हो जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है और यहाँ पर ओकीकू जोरो को बताती है कि हम बहुत ही जल्द ओकेबुरे टाउन में आने वाले हैं। हाँ, ऐसा तेजी से उस टाउन के अंदर लेकर जा, हम सारे खाने को वहाँ पर खाली कर देंगे। और यहाँ पर ओकेबुरे टाउन में लोगों का हाल भूख से बेहाल होता है। बच्चा यहाँ पर भूख के लिए तड़प रहा होता है। एक बहुत बड़ी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही इन विलेजर्स में से एक बंदे की नजर ट्रेजर शिप पर जाती है जो कि तेजी से इन्हीं की ओर आगे बढ़ रही थी, तो इनकी आंखों में एक अलग ही चमक छा जाती है और सभी लोग खुशी के मारे कहते हैं, ये तो ट्रेजर शिप है, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। सभी लोग रोते हुए चारों दिशाओं में इस खबर को फैला देते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेजर शिप आ रही है जो कि पूरी तरह से खाने से लोडेड है और अब लगता है कि हम सभी लोग बच जाएंगे। बच्चे यहाँ पर खुशी के मारे उछलने लगते हैं और दौड़ते हुए आकर ट्रेजर शिप के आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे सभी लोग इमीडिएटली खाने पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पर इतने समय के बाद इतना फ्रेश और सेफ खाना देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। ओतामा भी सभी से कहने लगती है कि आप लोग जितना मर्जी चाहो उतना खा सकते हो। पर तभी कुछ सोल्जर्स दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, ये लेफ्ट ओवर्स नहीं है, अपने गंदे और घटिया हाथ ट्रेजर से दूर रखो, ये तुम सभी के लिए नहीं है। और तुम जैसे कीड़ों को क्या लगता है कि तुम इसके लायक हो? हाँ, लगता है तुम सभी लोग अपनी औकात को भूल चुके हो। कि तभी जोरो और कीकू बीच में आ जाते हैं। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, तो तुम इन कीड़ों की साइड ले रही हो? हाँ, कोई
बात नहीं, इनके साथ साथ अब तुम भी मरने वाली हो। कि तभी लूफी भी उस जायंट से टब को लेकर यहाँ पर आ जाता है और सीधा इस टब को इन तीनों के ऊपर रख देता है। हाँ भी, तुम सभी के लिए फ्रेश पानी लेकर आया हूँ, ये पानी बिल्कुल सेफ है। और इन सभी को यकीन नहीं होता कि इनके बीच में कोई एक ऐसा मसीहा बनकर आया है जिसने ना ही इन्हें बस खाने को दिया बल्कि पीने के लिए साफ पानी भी लेकर आया है। सभी लोग इस पानी पर टूट पड़ते हैं और सभी लोग रोते हुए कहते हैं कि कितने साल हो गए हैं, हम लोगों ने इतना सारा साफ पानी एक साथ कभी नहीं देखा था। अभी सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो, मेरा नाम है लूफी तारो और अगर कोई तुमसे किसी चीज के बारे में पूछता है तो बोल देना ये काम लूफी तारो का है। जिस पर सभी लोग लूफी का शुक्रिया अदा करते कोई मेरे मीट को हाथ नहीं लगाएगा, हट जाओ सालो, तुम्हारे लिए मैंने फल फ्रूट रखे तो हैं। अरे यार, आखिर मैं इसका क्या करूं? और यहाँ पर बाकुरा टाउन के अंदर होल्डन का घर जलकर राख हो चुका है, चारों तरफ आग लग जाती है और अफरा तफरी का माहौल था। और दूसरी तरफ हॉकिंस जो कि यहाँ की रिपोर्ट सभी को देता है। हाँ, मैंने जो कहा वो सच है। यहाँ पर स्टोहर्ट, लूफी, ट्रफल लॉ और जोरो तीनों ही मौजूद हैं और मैं अकेले इन तीनों को नहीं संभाल सकता। और यहाँ पर ओकेबुरे टाउन के अंदर लोग इस हद तक कंगाल हो चुके थे कि इन लोगों ने उस शिप तक को नहीं छोड़ा। इस शिप की जो लकड़ियाँ थी उसे भी निकाल लिया था ताकि इनके जरिए से अपने घरों को रिपेयर कर पाए। और सभी लोग सभी फल सब्जियाँ लेकर अपने घर चले जाते हैं। और ओतामा उस लाल एप्पल को देखकर खुश हो रही होती है कि जैसे पता नहीं इसके हाथ में क्या ही लग गया हो। और जैसे ही इसकी एक बाइट लेती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। ओतामा, तुम्हें अपनी लिमिट्स को इतना लो नहीं रखना चाहिए, मैं इसे तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बनाने वाला हूँ। जो खाना तुम आज खा रही हो तुम इसे रोज खा पाओगी। ये सुनकर ये शॉक्ड रह जाती है। जब मैं इस कंट्री को छोड़कर जाऊंगा ओतामा तो मैं इस जगह को ऐसा बना दूंगा कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना खा सकती हो। और ओतामा लूफी की इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाती है और इसे एस की वही बात याद आती है जहाँ पर एस ने जाने से पहले कहा था कि ओतामा तुम चिंता मत करो, जब मैं इस कंट्री में दोबारा से वापस आऊंगा तो मैं इस जगह को ऐसा बना दूंगा कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना खा सकती हो। और एस के चेहरे पर भी सेम सीरियस लुक था। और आज लूफी वो दूसरा इंसान है जिसने की सेम बात ओतामा से कही है। पर ओतामा को अभी भी आइडिया नहीं है कि लूफी और एस दोनों भाई भाई हैं। जिसके बाद ओतामा इमोशनल हो जाती है। ओतामा, क्या हुआ, रो के रही हो, क्या तुम खुश नहीं? नहीं भैया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और तभी जोरो कहता है कि लूफी तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत को दावत नहीं देनी चाहिए थी। अब सभी लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ यार, वैसे हमें ऐसी मुसीबत को दावत नहीं देनी चाहिए बल्कि उस दावत को खुद उड़ाना चाहिए, है ना? जिस पर लॉ भड़क जाता है। साले, यहाँ पर सिर्फ तू ही है जो कि सबके लिए मुसीबतें पैदा करता है। पर अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम सभी के सभी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। जिसके बाद लॉ लूफी से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हम सभी लोग उस माउंटेन टॉप पर मौजूद ओडिन के उस पुराने कैसल की तरफ जाएंगे। ये सुनकर ओकीको शॉक्ड रह जाती है और सीरियस लुक के साथ इनकी तरफ देखती है। जिसके बाद लूफी ओतामा को हॉर्सेलिना के साथ अलविदा कहता है और कहता है कि इसे सेफली अपने घर तक ले जाना। और हॉर्सेलिना कहती है कि मेरा नाम स्पीड है और तुम मुझे हॉर्सेलिना नहीं कह सकते हो। वैसे भी मैं बीस्ट पायरेट्स की हेडलाइनर हूँ तो मुझे तुमसे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ओतामा चान मेरी मास्टर है तो मैं उनकी रक्षा करके रहूंगी। और लॉ हैरान हो जाता है कि एक हेडलाइनर जो कि बीस्ट पायरेट्स की है वो एक छोटी सी बच्ची की बात कैसे मान सकती है। बड़े भैया, मैं उस रेड बीन सूप और इस एप्पल का टेस्ट जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और ओतामा और सेलिना के साथ सीधा आमिकासा विलेज की तरफ रवाना हो जाती है। और यहाँ पर लूफी जब जोरो के साथ यहाँ से जाने वाला होता है तभी बाकी के बच्चे यहाँ पर आकर लूफी का शुक्रिया अदा करते हैं और इमोशनल होकर कहते हैं कि लूफी तारो सर, आपकी वजह से जो खाना आज हमने खाया हम उसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे और शुक्रिया हमें इतना सारा खाना देने के लिए। बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और लूफी भी इनका रिएक्शन देखकर हैरान हो जाता है कि भाई कोई खाने के लिए इतना ज्यादा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं लूफी को समझ में आ रहा था कि यहाँ के लोगों के लिए खाने का एक कतरा भी कितना ज्यादा मायने रखता है। तो ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, अलविदा। और सभी विलेजर्स इन सभी को अलविदा कहते हैं और लॉ का दिमाग खराब हो रहा होता है। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ लूफी, हम पायरेट्स को इतने अच्छे खाम शोभा नहीं देते। अरे यार, मुझसे तो ये सब कुछ देखा भी नहीं जा रहा। लगता है आज हमने बहुत अच्छे कर्म कर दिए हैं। वैसे लूफी, तुमने बेसिकली उसे चुराया है। और लॉ ओकीको को देखकर कहता है कि ये हमारे साथ क्यों आ रही है। दरअसल मैं इस कैसल को बहुत सालों से देखना चाहती थी पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। और प्लीज चिंता मत कीजिए, एक बार मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो उसके बाद मैं अपने आप वहाँ से घर चली जाऊंगी। मैं आप सभी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। कैसे ले जाना ठीक होगा क्या? ओकीको काफी बढ़िया लड़की है और काफी खूबसूरत भी है। लॉ, तू तो शादी कर ले इससे। नहीं नहीं, ये हमसे पक्का कुछ छिपा रही है। क्या मतलब है जोरो? छोड़, तू तो पागल है। वैसे लॉ भाई, एक बात तो बताओ, आखिर हम लोग उस कैसल में क्यों जा रहे हैं जिस
हैं उनसे मिलना होगा। और भूत का नाम सुनकर लूफी सोच में पड़ जाता है, क्या वही भूत? हाँ लूफी, तुम जब उनसे मिलोगे सब कुछ समझ जाओगे। हाँ, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था और मैंने देखा तो मैं भी पूरी तरह से दंग रह गया था। और लॉ बताता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ ग्रेव्स को देखते हैं और इन ग्रेव्स के ऊपर जो नाम होते हैं किनेमोन, राइजो, कांजिरो, मोमोनोसुके और बाकी सभी के नाम होते हैं। और लॉ लूफी से कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें उस सच्चाई के बारे में पता चलेगा, जिसे सुनकर तुम पूरी तरह से हिल जाओगे लूफी। और हम उस छोटे से ग्रेवयार्ड में कुजोकी ओडिन की ग्रेव को भी देखते हैं। और भूतों का नाम सुनते ही लूफी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है और जोरो और लॉ को तंग करते हुए कहता है कि भाई बताओ मुझे, आखिर इन भूतों से तुम्हारा क्या मतलब है और मुझे वहाँ पर जाकर ऐसा क्या पता चलने वाला है? जिस पर लॉ और जोरो दोनों कहते हैं, जब वहाँ पर जाओगे तो खुद जान जाओगे। अब हमारा दिमाग चाटना बंद करो। जैसे ही हम उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद हमें चलकर जाना होगा। अभी सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर एक पावरफुल एनिमी डिटेक्ट हो जाता है और लूफी, जोरो और लॉ तीनों ही अलर्ट हो जाते हैं। और झाड़ियों के अंदर हम लाल चमकती हुई आंखों को देखते हैं, जिसे देखकर जोरो भी हैरान हो जाता है। ये ताकतवर है। मुझे लगता है ये ओरोची का कोई असैसिन होगा। लूफी, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसका काम निपटाने के बाद तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है जोरो। अब जोरो उतर जाता है और इसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है जिसके आसपास हम ब्लैक शैडोज को देखते हैं। अब जोरो इसके सामने खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हो क्या? मैं तुम्हारे अंदर से जो खून की प्यास है ना, उसे स्मेल कर सकता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तुम खून के कितने ज्यादा प्यासे हो। जोरो अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकालता है और इसे टाइगर जैसे बड़े से क्रीचर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम फ्लावर कैपिटल में देखते हैं और हम यहाँ पर एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बच्चों से कहती है, तो बच्चों, आज हम लोग इस लैंड ऑफ वानो की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। कि तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन इस बात को सुन लेता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और इनकी टीचर बच्चों से कहती है, तो मुझे कौन बताएगा कि सास्की का मतलब क्या होता है? सास के उचीहा कहाँ से आ गया भाई इसमें? तभी एक बच्चा खड़ा होता है मैम, इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री के सारे दरवाजों को बंद कर देना ताकि इसकी पीस मेंटेन रहे। और दूसरा बच्चा भी कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमें दूसरी कंट्रीज के बुरे लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारे शोगुन ओरोची ने कहा था कि बाहर की दुनिया हमारे लैंड ऑफ वानो से बहुत सारी चीजें चाहते हैं जो कि हम उन्हें नहीं दे सकते। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। और इस ओल्ड मैन को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और टीचर इनके ये जवाब सुनकर इन्हें और ज्यादा बढ़ावा देती है और बोलती है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ बेवकूफ लोग हुआ करते थे जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, जिस पर सभी बच्चे भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ मैम, ये वही स्टूपिड ओडिन और आकाज़ानाइन थे। तब ये टीचर अपने गले को स्ट्रेच करती है। आखिर तुमने इसका जवाब क्यों दिया? हाँ, आकाज़ानाइन वो नाम है जिसे मैं कभी भी नहीं सुनना चाहती। चलो छोड़ो, वैसे भी 20 साल हो चुके हैं। जिसके बाद टीचर सभी से सवाल करती है कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिर वो हीरो कौन था जिसने इन सभी बेवकूफों को सबक सिखाया? जिस पर सभी बच्चे चिल्लाकर जवाब देते हैं कि वो हमारे शोगुन कोरोजुमी ओरोची हैं। ये सभी बच्चे ओरोची को हीरो मान रहे थे और उनके जो असली राजा यानी कि जो ओडिन है उन्हें बुरा भला कह रहे थे। ये सुनकर इस बाहर खड़े ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन बच्चों के लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। इन्हें असली हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं। इन सभी को बस ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि कभी भी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश भी ना करें। और ये सभी बच्चे कहते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे शोगुन ओरोची ने उन सभी को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। और इस टीचर की बुक के अंदर हम किनेमोन की फोटो को देखते हैं और बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, 20 साल पहले वो सभी बुरे लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हमारी लैंड ऑफ वानो एक बहुत ही शांत और खुशहाल कंट्री बन चुकी है। और हम पूरी कंट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर 20 सालों में इन सभी लोगों ने वानो कंट्री का क्या हाल किया है वो सभी कुछ दिखाया जाता है। बिल्कुल इंडिया जैसी हालत कर दी है और इन सभी ने पूरे इतिहास को ही बदलने की कोशिश की है। पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वो लोग कभी नहीं भूल सकते कि आखिर 20 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कैपिटल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है कियोशिरो, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। और ये बंदा ओरोची के अगेंस्ट ही बोलने लगता है, हमारा शोगुन ओरोची, हाँ, वो तो एक नंबर का निठल्ला नाकामयाब इंसान है। जिस पर इसका सर्वेंट कहने लगता है कि मास्टर, आपको थोड़ा सा धीरे कहना चाहिए, कहीं कोई सुन ना ले। अगर किसी ने सुन भी लिया तो क्या? हाँ, मैंने जो भी कहा वो सब कुछ सच था। और ये असल में कोरोजुमी क्लैन का मनी चेंजर है और साथ ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह है जिसे ये चलाता है। और कैपिटल में इसकी एक बहुत ही खास पहचान भी है। और यहाँ पर हम रॉबिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर डांस कर रही होती है और इसकी बातें सुनकर अपने मन में कहती है, लगता है इसे ओरोची के बारे में काफी कुछ मालूम है। हो सकता है मैं इससे कुछ जानकारी भी निकाल पाऊँ। जिसके बाद कियोशिरो कहने लगता है, 20 साल पहले उस ओडिन की वाइफ ने उसे एक जलते हुए कैसल के सामने ये सारी बातें कही थी कि तुम लोग वो चांद हो जो कि सुबह क्या होती है उससे पूरी तरह से अनजान हो। तुम सभी का मकसद पूरा हो सकता है और आज से ठीक 20 सालों के बाद वो रात आएगी जिस दिन कि वो 9 सैमुराइज जिन्हें ओरोची ने मार दिया है वो सभी लोग ही यहाँ पर वापस आके अपना बदला लेंगे, ऐसा हमारे शोगुन को लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग ओरोची को जान से मारने के बाद लैंड ऑफ वानो की जो बॉर्डर्स हैं उसे भी खोल देंगे। और आज वही 20वां साल है जिसकी वजह से शोगुन ओरोची इतना ज्यादा डर में जी रहा है। और ऐसा बोलकर इसी पागल को
उनसे लड़ना चाहता हूँ, पर अफसोस की बात है कि 20 साल पहले ही हमने उन सभी को उस कैसल के साथ ही जिंदा जला दिया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। हम उसी कैसल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल जाता है और हम वापस से प्रेजेंट में ओडिन के कैसल को देखते हैं जो कि इस वक्त पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और लूफी और ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। भाई क्या ये दिखने में कोई कैसल तो नहीं लग रहा? हाँ, ये कोई कैसल नहीं बल्कि ये बस उसके अवशेष हैं। ये सभी लोग कैसल के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही ओकीको की नजर इस कैसल पर जाती है तो इसे 20 साल पहले की वो सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं और इमोशनल हो जाती है और यहाँ से भागकर वापस जाने लगती है। भाई क्या हो गया तुम्हें? यार एक सेकंड, जोरो भी अभी तक वापस नहीं आया, ये भी वापस मुड़ गई, ये चल क्या रहा है? जिसके बाद हम वापस से जोरो को देखते हैं जहाँ पर जोरो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होता है जो कि अपने मुंह से तलवार चलाना जानता है। अब लॉ और लूफी ये दोनों ही उस कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और लूफी इस जगह को देख कर कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा क्रीपी क्यों है। लॉ बताता है कि 20 साल पहले इस जगह को अबेंडन कर दिया गया था। ये सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ग्रेव्स को देखते हैं जिन पर लूफी की नजर जाती है और जैसे ही इनके पास जाता है तो पहला नाम पढ़ते ही ये शॉक्ड रह जाता है जिस पर लिखा होता है ग्रेव ऑफ कोजुकी ओडिन। जरा बाकी की ग्रेव्स पर भी नजर डालो। अब लूफी दूसरी ग्रेव को पढ़ता है जिस पर लिखा था मोमोनोसुके। ये सुनकर लूफी शॉक्ड हो जाता है। मोमोनोसुके, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये उसी बच्चे का नाम है जिसे तुम जानते हो। ये सुनकर लूफी हक्का बक्का रह जाता है। अबे साले लॉ, तेरा दिमाग खराब हो गया? बोल क्या रहा है ये? मोमो, हमारा मोमो, स्प्रिंग रोल मोमोज, वो कैसे हो सकता है भाई? जरा बाकी के नामों को भी देखो। और लूफी जैसे जैसे नामों को पढ़ता है इसके पसीने छूटने लगते हैं और जब बाकी की ग्रेव्स को देखता है जिसमें राइजो, कांजिरो और किनेमोन के नाम लिखे हुए थे तो लूफी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आखिर इनकी ग्रेव्स यहाँ पर क्यों बनी हुई हैं? तभी लॉ अपना चेहरा नीचे कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं किनेमोन या बाकी किसी से नहीं मिला। अब ये मत कहना लॉ, क्या वो सभी मारे जा चुके? जिसके बाद लूफी एक एक को याद करते हुए लॉ से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग नहीं मर सकते। मुझे तो लगा था कि किनेमोन तुम्हारे साथ यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। वो फिलहाल के लिए यहाँ से जा चुका है। ये क्या कह रहे हो लॉ? जा चुका है? कहाँ जा चुका है? हो सकता है कि वो रात में आ जाए क्योंकि पिछली रात भी वो आया था। ये सुनकर लूफी इमेजिन करने लगता है कि किनेमोन अपनी ग्रेव से भूत बनकर बाहर निकल रहा है और लूफी लॉ का कॉलर पकड़ देता है। ये क्या कह रहे हो तुम? सुनने में लग रहा है कि वो सभी के सभी भूत हैं। लॉ भाई मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? पहले ही मैंने सुबह से BGMI नहीं खेली है आज और इन ग्रेव्स का क्या चक्कर है? मुझे सारी बात बताओ, जल्दी अपना मुंह खोल। अब लॉ इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए लूफी, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें कोई और बताएगा। और तभी इनके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और जहाँ पर ओडिन कैसल के अवशेष पड़े हुए थे वहाँ पर किसी के गुर्राने की आवाज आती है और दो लाल आंखें लूफी और लॉ को दिखाई देती हैं, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। और इस सीरीज का 146th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक मेरी न्यू वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वन पीस के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 18 के कमेंट्स। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।